नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने जो इकॉनमी की लेक्चर सीरीज चालू की है उसमें जो अभी तक हमने उसमें पूरा जो पढ़ा कृषि संबंधित, उसमें अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वह है कृषि आयोग या कृषक आयोग। उसी को क्या बोलते हैं? स्वामीनाथन आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में आपको प्रश्न दिया था उसके संबंध में उसका मॉडल आंसर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न था आपका 5 नंबर में प्रश्न था, मतलब 50 से 60 शब्द में ये कहानी लिखनी थी आपको। प्रश्न था आपका कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में उभरती हुई प्रवृत्तियां कौन सी हैं। इस प्रश्न का जो एक मॉडल आंसर होना चाहिए उसमें एक, अगर आप चाहें तो इंट्रो दे सकते हैं। उस इंट्रो में ये बता सकते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसा एक इंट्रो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको सामान्य तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहला, कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां रहीं, कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां रहीं। मतलब कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले यहाँ पर उदारीकरण के, और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी उदारीकरण के देखने को मिले। कहाँ? भारतीय कृषि में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या रहे यहाँ पे। सकारात्मक प्रभाव में पहला जो आता है तकनीकी सुधार हुआ। तकनीकी सुधार हमको 3 स्तरों में देखने को मिलता है, सिंचाई के स्तर पर, बीज के स्तर पर, मशीनीकरण के स्तर पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंचाई के स्तर में कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले हमारे यहाँ पे जो बड़े स्तर पर चल रही थी, क्या चल रही थी? बाढ़ सिंचाई चल रही थी। पर हमारे वहाँ पे क्या हुआ? उदारीकरण के परिणाम स्वरूप नई सिंचाई तकनीकें आई, जिसमें प्रमुखतः क्या है आपकी ड्रिप तकनीक है और स्प्रिंकल तकनीक है। ठीक है, इसके अलावा बीज में सुधार हुआ। बीज में हमारे यहाँ से जो समस्या थी उदारीकरण के पूर्व कि अप्रामाणिक बीज उपलब्ध बीज थे, कम उत्पादकता वाले बीज थे। उदारीकरण के फलस्वरूप उनमें क्या परिवर्तन आया कि प्रमाणिक बीज, मानक बीज, आनुवांशिक बीज ये सभी हमको प्राप्त होने लग गए। ठीक है, HYV बीज प्राप्त होने लग गए, और क्या होने लग गया, उनकी क्वालिटी में क्या हो गया? सुधार हो गया। ठीक है, जो तीसरा तकनीकी परिवर्तन हुआ मशीनीकरण हुआ कि हमारे देश में जो परंपरागत कृषि थी पहले पुरानी, अब वो क्या हो गई? आधुनिक बनने लग गई, क्योंकि वो तकनीक पर आधारित होने लग गई, यंत्रीकरण पर आधारित हुई। ठीक है, अगली जो सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो वैश्विक बाजार में पहुंच हुई। हमारे यहाँ का जो कृषि उत्पाद था वो अब कहाँ पहुंचने लग गया? वैश्विक बाजार से जुड़ गया, वैश्विक बाजार में पहुंचने लग गया। ठीक है, तो एक ये सकारात्मक परिवर्तन हुआ। इससे क्या हुआ? किसानों की आय में वृद्धि, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। अगला जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है वाणिज्यिक कृषि में वृद्धि हुई। वाणिज्यिक कृषि में वृद्धि कैसे हुई, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वैश्विक बाजार के अनुरूप जिस फसल की मांग ज़्यादा है, अगर वाणिज्यिक फसल की मांग ज़्यादा है तो किसान यहाँ पर उस फसल का उत्पादन करने लग गया। ठीक है, और जो अगला सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है क्या है? कृषि अवसंरचना का विकास हुआ। कृषि अवसंरचना का विकास हुआ मतलब यहाँ पे भूमि सुधार, बड़े स्तर पर भूमि सुधार कार्यक्रम हुए, सिंचाई अवसंरचना का विकास हुआ, परिवहन सेवाओं का विकास हुआ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ। ऐसे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो ये क्या था? पूरा सकारात्मक प्रवृत्तियाँ थी। पर यहाँ पे कई सारी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिली उदारीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में। उसमें प्रमुखतः क्या क्या आ जाता है उसको देखते हैं कि वाणिज्यीकरण से क्या हुआ? किसानों की आय प्राप्त हुई, हमने ऊपर डिस्कस तो किया। लेकिन उससे दूसरा जो नुकसान हुआ एक क्या हुआ कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आई। अगर आप किसी भूमि में वाणिज्यिक फसलों का बार बार उत्पादन कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आपके फसल चक्र में क्या होगा? विसंगति या विकृति उत्पन्न होगी। अल्टीमेटली उसका परिणाम क्या होगा कि आपके खाद्यान्न फसलों की गुणवत्ता में कमी आएगी। ठीक है, अगला जो यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली, नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली वो है कृषि क्षेत्र में कृषि से क्षेत्रीय असंतुलन में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ क्षेत्रों में जहाँ किसान समृद्ध थे उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, जहाँ किसान समृद्ध नहीं थे उनको कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उनके यहाँ तकनीकी विकास नहीं हो पाया कृषि के क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ? कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे आता है तीसरा कि वैश्विक मंदी का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। अब ये कैसे हुआ? देखो, अब आपका क्षेत्र पहले क्या था? पूरा व्यवस्था, आपकी पूरी अर्थव्यवस्था बंद थी। बाहरी देशों में उसके अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। पर जैसे ही हमारा क्या हुआ? उदारीकरण हुआ 91 में, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वैश्विक बाजार के लिए खुल गई। तो वैश्विक बाजार में होने वाली गतिविधियों से हमारे देश का बाजार प्रभावित होने लग गया। तो जैसे आप उदाहरण में देखिए कि 2008 में जो वैश्विक वो हुई मंदी आई, अमेरिका में खास करके जो मंदी आई, उससे जो वैश्विक मंदी फैली, उसका प्रभाव हमारे देश की उसमें अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? वैश्विक मंदी का प्रभाव हमारे कृषकों को भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पे नुकसान नकारात्मक प्रवृत्ति रही वो क्या है? तकनीकी विकास हुआ परंतु उसका लाभ छोटे कृषकों तक ही पहुंचा। वही क्या हुआ? यहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है नकारात्मक प्रवृत्ति में वो क्या हुआ? कृषि उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा मिला। कृषि उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा मिला से क्या मतलब है कि
जो वो थे ऐसे ऐसे देश जहाँ पे कैसे कृषि उत्पादन में लागत कम लगती है, वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में उस चीज़ को, उस कृषि उत्पाद को क्या करना चालू कर देते हैं, डंप करना चालू करते हैं सस्ती कीमतों पर। किससे? सस्ती कीमतों पर। जैसे अब इसको मान के एक एक उदाहरण अज्यूम कीजिए आप कि चाइना में क्या है, चावल का उत्पादन बहुत ही सस्ते दामों पर हो जाता है, तो सस्ते चावल को सस्ते दामों पर ही कहाँ भेजेगा, भारतीय मार्केट में भेजना चालू करेगा। ठीक है, भारतीय लोग उसको, भारतीय जो व्यापारी वर्ग उसको आयात करना चालू करेगा क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। भारतीय जो उपभोक्ता है उसको खरीदना भी चालू करेगा क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है। इसका अल्टीमेट परिणाम क्या होने वाला है कि हमारा जो लोकल उत्पाद था, लोकल चावल था, स्थानीय जो किसानों के द्वारा उगाया हुआ, वो क्या हो जाएगा, मार्केट से एक तरीके से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डंपिंग का दुष्परिणाम होता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या था आपका उदारीकरण की भूमिका, उदारीकरण का योगदान कृषि में इस तरीके से बता सकते थे, प्रवृत्तियां इस तरीके से बताई जा सकती थी। ठीक है, ये था आपका मॉडल आंसर पिछले प्रश्न का। चलते हैं आज के लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है उन्होंने पहले भी डिस्कस किया, क्या है, कृषक आयोग, स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, अब ये गठित कब किया गया था, 2004 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। एम.एस. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में गठित करने का क्या कहलाता है, स्वामीनाथन आयोग कहलाता है। जिसके उद्देश्य क्या थे, पहला उद्देश्य क्या था कि कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करते हुए एक व्यवस्था का निर्माण करना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक एवं लागत प्रतिस्पर्धी बनाना। ठीक है, ये पॉइंट आप उसमें लिखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए समझते हैं हम पॉइंट को कि क्या हुआ कृषि के क्षेत्र में। क्या है, हरित क्रांति के बाद जो हरित क्रांति के बाद का जो दौर आया, प्रथम हरित क्रांति के बाद का दौर, उसमें क्या देखा गया कि कई सारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं कि भाई उसमें जो छोटे और सीमांत किसान थे उनको कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ, पहली समस्या। दूसरी समस्या, कृषकों को ऋण सुविधा में दिक्कत जाती थी। तीसरी समस्या क्या थी, कृषकों को उचित एमएसपी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन जी के अध्यक्षता में क्या बनाया गया, आयोग बनाया गया। उसका क्या उद्देश्य था, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना, ताकि कृषि को क्या बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके, अधिक लाभदायक बनाया जा सके। ठीक है, अब इसमें उन्होंने सिफारिशें क्या दी, तो इनकी सिफारिशें, बहुत सारी सिफारिशें हैं, उनको आप जाके उनके पुराने वहाँ से निकाल कर डेटा निकाल के पढ़ सकते हैं, फाइल निकाल करके। हमने हमारे यहाँ पे काम की चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, पहला जो प्रमुख सिफारिश है, जो सबसे ज़्यादा क्या है, विवादित है सरकार और किसानों के मध्य, वो है कि फसलों के लिए एमएसपी लागत से 1.5 गुना देना। ठीक है, फसलों के लिए एमएसपी दिया जाना और कितना दिया जाना, लागत का 1.5 गुना दिया जाना। यहाँ पे जो लागत की बात की जा रही है वो कौन सी लागत की बात की जा रही है, C2 लागत की बात की जा रही है। C2 लागत क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, टोटल जो वो होता है कृषि उत्पादों की लागत निकालने के लिए 3 विधियां होती हैं। पहला कौन सा मेथड होता है, A2 लागत होती है, दूसरा A2 + FL लागत होती है, और तीसरा क्या होता है, C2 लागत होती है। ठीक है, तो इनने क्या बोला कि C2 लागत के तहत 1.5 गुना दिया जाना चाहिए, जो सरकार ने लागू नहीं किया। अगला जो सिफारिश की इनने, उनका क्या था कि अतिरिक्त और बेकार जो जमीन पड़ी है सरकार की, उसको क्या करना चाहिए, भूमिहीनों के मध्य वितरित कर देना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने का हक दिया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार की जो अतिरिक्त बेकार बंजर जमीन है वो किसके मध्य वितरित करो, भूमिहीनों के मध्य वितरित करो। ये उस सुझाव था उसका, आयोग का जो अगला सुझाव था वो ऋण से संबंधित था। उनका कहना था कि ऋण क्या है, 4% की दर पर ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, कितना, 4% की दर पर। अगला जो है वो है सुझाव की प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत के लिए कृषि जोखिम कोष का गठन किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत के लिए किसका गठन किया जाए, कृषि जोखिम कोष का गठन किया जाए। ठीक है, अगला जो सुझाव है वो है कि पानी के स्तर को सुधारने के लिए मिलियन वेल्स रिचार्ज स्कीम लाई जाए। ठीक है, एक उनने क्या दिया, योजना का सुझाव दिया, एक स्कीम का सुझाव दिया। उसके तहत क्या था, मिलियन मतलब कि क्या होता है, 10 लाख होता है, तो एक लाखों लाख क्या है आप करने, वेल्स मतलब क्या होता है, कुआं होता है, रिचार्ज मतलब क्या होता है, पुनः भरण होता है। ठीक है, तो जो कुएं हैं, तालाब हैं, वो वाटर बॉडीज हैं, उनको क्या करिए, लाखों लाख की संख्या में उनका पुनर्भरण कीजिए। ठीक है, ऐसी स्कीम लाई जाए, ऐसा उनका सुझाव था। अगला जो सुझाव था वो था कि राज्य स्तरीय किसान आयोग को गठन किया। जैसे राष्ट्र के स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाता है, वैसे ही राज्य के स्तर पर भी किसान आयोग का गठन किया जाए। इस सिफारिश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है महिला किसानों को लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो स्कीम कब चालू हुई थी, 1998 में चालू हुई थी। इसके तहत क्या किसानों को ऋण सुविधा दी जाती है।
तो उस समय जो सुझाव दिया गया 4-5 में इनके द्वारा बोला गया कि महिलाओं के नाम से भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। इसको क्या है, अच्छे तरीके से सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या था पूरा आपका राष्ट्रीय किसान आयोग था, यही स्वामीनाथन आयोग था, यही कृषक आयोग था। ठीक है, और उसके सुझाव थे। आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा अब, भारत में कृषि संबंधित क्रांतियां कौन कौन सी हैं। कृषि के क्षेत्र में जो कई क्रांतियां हुई, अब हमको यहाँ पर उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली क्रांति आती है वो आपकी जो सबसे फेमस क्रांति है हरित क्रांति। इसके बारे में हम सब कुछ ऊपर पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका संबंध किससे था, कुल खाद्यान्न में वृद्धि करने से था। इसके तहत हुआ भी क्या, गेहूं और खाद्यान्न में अच्छी खासी वृद्धि हुई। गेहूं और चावल या धान में क्या है, अच्छी खासी वृद्धि हुई। अगर टोटल खाद्यान्न की बात करें तो 5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इसके 2 स्टेजेस थे, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। प्रथम हरित क्रांति 65 के दशक में 65 के आसपास चालू होगी, 1965। द्वितीय हरित क्रांति जो 2000 के दशक में चालू होगी। ठीक है, अगला चलते हैं श्वेत क्रांति। इसका संबंध किस चीज से है, दुग्ध से है। ठीक है, मिल्क से है। इसमें क्या किया गया, ये 64-65 में ये भी चालू हुई। किस नाम से चालू हुई थी, ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से चालू हुई थी। इसमें जो प्रमुख योगदान था किसका था, वर्गीस कुरियन का था। किनका था, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन का। हरित क्रांति में जो प्रमुख योगदान था वो किसका था, प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन का। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी श्वेत क्रांति थी। श्वेत क्रांति का सबसे बड़ा लाभ वो क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में क्या हुई है, असीमित एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, वो क्या है कि अभी जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कितनी है, 394 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, 394 ml, यहाँ पे ml की बात की जा रही है। ठीक है, 394 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। ठीक है, और टोटल जो उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है, लगभग 187-88 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, पीली क्रांति। इसका संबंध किस चीज से था, पीला मतलब क्या होता है, तिलहन से। तो तिलहन से था। भारत में तिलहन क्या है, तिलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना हुआ है। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, आपकी सरसों हो गई, आपकी क्या हो गई, राई हो गई, और क्या होता है, मूंगफली होता है। ये सब क्या है जिनसे तेल निकाला जा रहा है, वो सब तिलहनी फसलें होती हैं। अगला नीली क्रांति है। नीली क्रांति का संबंध किस चीज से, मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से है। इसका फायदा कहाँ हुआ, तो मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। इसका संबंध किससे है, प्याज और झींगा मछली से है। गुलाबी क्रांति का संबंध 2 चीजों से है, कौन कौन सी, प्याज, झींगा मछली। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। ये इसका क्या है, एक फायदा है। इन क्रांतियों को याद रखना बहुत जरूरी है, किस चीज के लिए, प्री के लिए। आपको वहां डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नीली क्रांति का संबंध किस चीज से है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज से, इस टाइप से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किस चीज से, आपके पेट्रोलियम खनिज, तेल एवं कोयला से है। कैसे है, पेट्रोलियम खनिज, तेल एवं कोयला से। इसके तहत क्या किया गया है, जो नया प्रयोग किया जा रहा है इथेनॉल का, 10% इथेनॉल मिलाए जाने का प्रयोग जो किया जा रहा है। ठीक है, अगली क्रांति है धूसर क्रांति। इसका संबंध किससे है, उर्वरक से है। इसी क्रांति के कारण देश में क्या हुआ है, 25 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी धूसर क्रांति। इसका संबंध कैसे, उर्वरक से है। अगला है रजत क्रांति। धूसर को क्या बोलते हैं, ब्राउन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे है, कुक्कुट पालन से है, अंडा उत्पादन से है। इसके तहत क्या हुआ, भारत मुर्गी के पालन के क्षेत्र में एक बड़ा क्या है, बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया, जिसमें क्या है 65, हमारे यहाँ पे एक मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे दे रही है, औसतन 65 अंडे दे रही है। जबकि अमेरिका में वही औसतन कितना है, 295 अंडे है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश क्या है, अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जो रजत क्रांति वहीं सबसे ज़्यादा सफल रही है। अगला है आपका सुनहरी क्रांति। इस चीज़ का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का बागवानी से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी से। भारत सब्जी और फल उत्पादन में क्या है, दूसरा स्थान रखता है। भारत सब्जी उत्पादन में, फल उत्पादन में विश्व में कौन सा, दूसरा स्थान रखता है। अगला है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें सभी क्रांतियों को क्या कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे यहाँ पे भी 7 क्रांतियों को समाहित कर दिया गया। ठीक है, ये कब चालू की गई थी, तो 2000 में जो कृषि नीति आई थी उसके तहत इसको लागू करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, अगला आता है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या है, इसका उद्देश्य देश में मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि इससे संबंधित क्या थे, उद्देश्य थे। इसका क्या किया गया, इसके माध्यम से देश को
पूरी तरह खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अगली जो आखिरी क्रांति है वो है गोल क्रांति, ठीक है, राउंड रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे है? आलू से है। इसके तहत क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ भारत को? भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है, जिसमें क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम है। भारत क्या है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है और भारत में प्रथम पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गोल क्रांति में, आलू उत्पादन में। तो ये क्या था आपका पूरा आज का लेक्चर था, जिसमें कहते थे हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला राष्ट्रीय कृषक आयोग क्या होता है उसके संबंध में चर्चा की, दूसरा कृषि क्रांतियां क्या होती हैं और भारत में अलग अलग क्रांतियां जो चल रही हैं उनके संबंध में हमने पूरा देखा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आपके लिए जो अगले दिन का जो होमवर्क रहेगा, प्रश्न रहेगा, वो है, इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर में प्रश्न रहेगा, 50 शब्दों में लिखना रहेगा, 50 से 60 शब्दों में। प्रश्न है आपका, कृषि विकास में मनरेगा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मतलब मनरेगा किस प्रकार कृषि विकास में योगदान देता है, इस चीज को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।